फटाफट आइएगा। इस सेल चैप्टर में यूकैरियोटिक कोशिका में हम किसकी बात कर रहे थे? प्लाज्मा झिल्ली देख लिया, कोशिका भित्ति देख लिया, कोशिका अंगकों में अंत झिल्ली का तंत्र देख लिया जिसमें अंतः द्रव्य जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम, लाइसो रसधानी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लवक, उसके बाद कोशिका कंकाल, साइटोपंजर, फिर उसके बाद राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम के बाद में हम लोगों ने कशाभिका पक्षमाभ पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में कशाभिका पक्षमाभ की संरचना मैं नहीं लाया था, मैंने बोला था अगली बार जब आऊंगा तो लेकर आऊंगा। ये है कशाभिका पक्षमाभ की संरचना। अब इस संरचना में जरा देखो, क्या कशाभिका और पक्षमाभ जो है क्या वो झिल्ली से घिरे हुए हैं? जल्दी से आंसर बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कशाभिका पक्षमाभ जो है क्या वो एक झिल्ली से घिरे हुए हैं? हाँ, अच्छा, एक और चीज, आपके पास जो लेक्चर आ रहा होगा पुष्पीय पादपों की आकार की या पुष्पीय पादपों का शरीर जो आ रहा होगा उसमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण का विकास जो है वो नहीं पढ़ाया गया होगा इस चैप्टर में भी और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में भी। तो अगली लाइव क्लास में, नेक्स्ट जो लाइव क्लास में आऊंगा मैं, उसमें मैं आपको भ्रूणीय विकास पढ़ा दूंगा, एक बीजपत्री का भी और द्विबीजपत्री का। ठीक है जनाब? ओके, ध्यान से सुन रहे हैं मैंने क्या बोला? एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण का जो विकास जो आपके दोनों चैप्टर में है, मैंने ये सोचा था इसमें पढ़ा दूंगा, उसमें सोचा इसमें पढ़ा दूंगा, तो इसमें दोनों में से नहीं पढ़ा पाया। तो टेंशन मत लेना, शायद मैंने कल एक बच्चे को मैसेज भी कर दिया था कि बेटा मैं लाइव क्लास में तेरे को ये पढ़ा दूंगा। डन? ओके, चलो, हाँ जी, ओके। सो यहाँ पर कशाभिका और पक्षमाभ, ये जो संरचना जो थी कशाभिका और पक्षमाभ, क्या एक झिल्ली से ढकी होती है? यस, ये देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ चली जाती है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे कौन था? आधारीय काय, और इसके ऊपर जो था ये अक्ष सूत्र था, और ये अक्ष सूत्र किससे बना हुआ था? 9 परिधीय द्विक सूक्ष्म नलिकाओं से और केंद्र में 2 सूक्ष्म नलिकाओं से। ये जो द्विक जो थी, ये जोड़ीदार जो थी, ये कितनी थी? 9 थी परिधि पर। ये अरेंजमेंट कैसा था? 9+2 था, आपस में अरीय दंड से जुड़े हुए थे। यहाँ पर इस तरीके से अरीय दंड बन रहे थे, ये अरीय दंड बन रहे थे, अरीय दंड बन रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया था। अंतःद्विक सेतु था, ये अंतःद्विक सेतु था। अंतःद्विक सेतु क्या कर रहे थे? 2 द्विक को जोड़ रहे थे। जो केंद्र में सेतु जो था, जो क्या कर रहा था? केंद्र में सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इनको जोड़ रहा था, केंद्रीय सेतु बोला था। केंद्रीय सेतु या केंद्र में जो सूक्ष्म नलिका थी उसके ऊपर एक आवरण मिल रहा था, केंद्र आच्छद बोला था। ये संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी कशाभिका पक्षमाभ की, ऐसी संरचना हमने पढ़ी थी। ठीक है, ओके, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये संरचना कशाभिका और पक्षमाभ। अब मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से, मैं फिर बोल देता हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्लीज एक ही चीज को मत दोहराइए बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, वापस बोल रहा हूं, जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, कि अगर जिनको पीडीएफ नहीं मिली है, ऑलमोस्ट 850 से 900 के आसपास मैसेजेस थे, तो हो सकता है कोई बच्चा स्किप हो गया हो सकता है किसी बच्चे के पास ना पहुंच पाई हो, तो हम उसके लिए माफी नहीं मांग रहे हैं, हम उसके लिए आपसे ये कह रहे हैं कि दोस्त वापस से हमको मैसेज कर दो, हम भेज देंगे आपको। डन? लेकिन सिर्फ आज के लिए होएगा, कल अगर हमारे पास कोई मैसेज आएगा तो हम बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम हैं अब थोड़े से सख्त लौंडे। ठीक है, हम नहीं भेजेंगे। आज लास्ट एंड फाइनल होएगा, रात को 1-2 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगी। डन? अब प्लीज कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैंने मैसेज किया, आपने नहीं भेजा, मेरे को नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, नंबर दे दो, क्लास उठाओ, पुरानी लाइव क्लास देखो, उस लाइव क्लास में नंबर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, ऐप में पीडीएफ नहीं देंगे यार, ये देखो, अब ये देखो फिर वापस से वही आ गए ना भाई, ऐप में दे रखा है लेकिन तेरे से वो खुलेगा नहीं, इसलिए मैंने तेरे को नंबर दिया, नहीं तो मेरे को क्या मजबूरी आन पड़ी कि मैं तेरे को अपना नंबर दूंगा। ऐप में दिया लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा तेरी ऐप में, जिन्होंने ऐप अपडेट कर लिया उनके डाउनलोड नहीं हो रहा, जिन्होंने अपडेट नहीं करी थी उनके डाउनलोड हो गया था। ठीक है, अगर तेने अपडेट नहीं करी है तो ऐप में भी है, वहां पर जाकर देख ले, वहां पर डाउनलोड कर ले। ठीक है, ओके अमन धरवाल, अगर नहीं आई है तो मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे बढ़ने से पहले अब जरा जल्दी से मेरे एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, क्या कशाभिका पक्षमाभ के आधार पर कुछ आधारीय काय था? और ये जो आधारीय काय जो था, इस आधारीय काय की संरचना किसके जैसी थी? जल्दी से हमको आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा, सिंपल सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से।
ये जो कशाभिका पक्षमाभ है, इसके पक्षमाभ या कशाभिका के आधार पर एक संरचना थी जिसका नाम था आधारीय काय, बेसल बॉडी थी, और इस पर कोई आवरण नहीं था, इस पर कोई आवरण नहीं था, आवरणहीन संरचना थी। ये क्या थी? वेल डन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड यशवंत, भूपेश, वेरी गुड रेखा, वेल डन मनीष, श्याम जी। सिद्धार्थ कह रहे सर जी नीट का फॉर्म नहीं आया। आ रहा बेटा, अभी बस रास्ते में है, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, तसल्ली रख ले। क्या करना है तने? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर बता ना बेटा। फॉर्म आने के बाद भी क्या कर लेगा तू बेटा? तेरे को आंसर नहीं पता तो है, पहले आंसर तो बता। गुड बाबू, क्या था ये जो संरचना थी, ये थी क्या? तारक केंद्र। क्या है ये? तारक केंद्र है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या है गुरु? ये सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है। आजा इसको अब पढ़ते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारा पक्षमाभ कशाभिका जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम था। हाँ जी। सो तारक काय और तारक केंद्र। अब ये अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये हमारा अगला क्या है भैया? ये हमारा अगला कोशिकांग है। ठीक है। अब देखिए, तारक काय व तारक केंद्र, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जल्दी से याद रखना। तारक काय को बेटा जी अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रोसोम बोलते हैं, और तारक केंद्र को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। सिंपल है ना। ये जो सेंट्रियोल जो होता है, ये क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। सेंट्रियोल जो होता है, ये क्या बनाता है? सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा देखिए संरचना को देख, ये कोशिका को देख, इस कोशिका को देखेगा, तेरे को नहीं दिखाई देगी तो मैं जूम करूंगा। अरे जूम बराबर जूम। अब देख, इस कोशिका को अगर तू ध्यान से देखेगा, इस कोशिका के अंदर ये दो तारक केंद्र हैं, और ये दो तारक केंद्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर मिलते हैं। सिंपल सी बात है। क्या? ये दो तारक केंद्र है बेटा, और ये दो तारक केंद्र जो हैं, ये दोनों तारक केंद्र जो हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर मिलते हैं। एक ऐसे है तो एक ऐसे है। ठीक है जी। एक ऐसे गया तो एक ऐसे गया। हैं? समझ में आ गया? यानी दोनों के बीच में क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। ओके डन, सिंपल सा था। ओके, ये दो संरचनाएं हैं कौन? सेंट्रियोल, यानी दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय कहलाते हैं। याद रखना, कितने? दो सेंट्रियोल यानी दो तारक केंद्र मिलकर क्या कहलाते हैं? तारक काय कहलाते हैं। ठीक है। तुमने देखा तो बहुत है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लेकिन अब याद रखना, तारक मेहता के उल्टा चश्मा तो याद रहता ना तुमको। हाँ, तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से याद रखना कि तारक मेहता के उल्टा चश्मा जो सीरियल है, उसमें दो तारक केंद्र मिलकर क्या बनाते हैं? तारक काय बनाते हैं। ठीक है, डन। चल, अब बात आ रही है, ये जो दो तारक केंद्र है, क्या ये कैसी संरचना है? तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये आवरणहीन संरचना है, इन पर कोई झिल्ली नहीं मिलती है, तो हम यही बोलेंगे ये झिल्लीहीन संरचना है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं मिलती है। ठीक है। किससे बनी होती है सर? ये सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई है। और ये सूक्ष्म नलिकाएं बिल्कुल जैसे अभी अभी आपने पक्षमाभ कशाभिका देखा था, यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं 9+0 के अरेंजमेंट में मिलती है। 9+0 का अरेंजमेंट मतलब आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये 9+0 का अरेंजमेंट है। सर समझ नहीं आया? मैंने कहा इधर देख, मैंने कहा ध्यान से देख, आराम से देख, तसल्ली से देख, फटाफट देख, जल्दी से देख। ये साहब ये रहा, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, आते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, ये आपकी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं परिधि पर 9 है,
लेकिन क्या ये द्विक है कि त्रिक है? क्या दो दो के पेयर में मिल रही थी कि ये तीन 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 मिल रही है? सर तीन तीन मिल रही है। तो 9 परिधि पर त्रिक त्रिक क्या मिल रही है? सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जो आपस में कनेक्टेड है। अब देख, ये जब आपस में कनेक्टेड है तो क्या ये एक संरचना ऐसी नहीं बनाते हुए दिखाई दे रहे कि जैसे ऐसे लग रहा हो कि गुरु ये एक बैलगाड़ी के जैसी संरचना है जी? कैसी लग रही है? ये एक बैलगाड़ी के जैसी संरचना लग रही है, एक टायर के जैसी संरचना लग रही है ना, एक व्हील के जैसी संरचना लग रही है। तो ये 9 परिधि पर त्रिक होती है। कौन? आपकी सूक्ष्म नलिकाएं, ठीक है, जो आपस में अंतः त्रिक सेतु के द्वारा जुड़ी हुई। अब ये सेतु जो है इसको क्या बोलेंगे? अंतः त्रिक सेतु। अब ये अंतः त्रिक सेतु क्या कर रहा है? इस त्रिक को, इस त्रिक को, इस त्रिक को, इस त्रिक को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है। सर क्या यहाँ पर बीच में कोई सूक्ष्म नलिका है? अंदर कोई सूक्ष्म नलिका है? नो, कोई नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? सर ये 9+0 का अरेंजमेंट कहलाएगा। तो 9+0 का अरेंजमेंट मींस 9 परिधि पर क्या मिल रही है? सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही है, लेकिन इस बार वो त्रिक के रूप में, द्विक के रूप में नहीं है, त्रिक के रूप में है। बीच में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं है, ठीक है। सर तेज बोलिए। नहीं, कान के पास फोन लगा लीजिए काजल गुप्ता। तेज बोलिए। और कितना तेज बोले भाई? हाँ जी, 9+0 का अरेंजमेंट है ये, ठीक है। और ये क्या कहला रहा है? आपका 9+0 का अरेंजमेंट है। ये किस में मिल रहा है? आपके आधारीय काय में मिल रहा है, जो पक्षमाप कशाभिका के आधारीय काय था वहां पर मिल रहा है। और साथ साथ ये किस पर मिल रहा है? तारक केंद्र में मिल रहा है। निशा भारद्वाज को क्लास से निकालते थे। आज फिल्टर करना है। इसको नींद आ रही है, आज क्लास से बाहर निकालिए। ये ना एक्चुअली तुम लोग ना हमसे 11th-12th में पढ़े नहीं तो कसम से तुमको तमीज भी सिखा देते क्लास में कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तुम पढ़े नहीं हो कसम से, सच्ची कह रहे। तुम पढ़ते ना कसम से 11th-12th में हमसे एक बार, तो तुमको तमीज भी सिखा देते कि क्लास में कैसे बैठा जाता है, क्या बोला जाता है, क्या लिखा जाता है। सच्ची कह रहे हैं। तुम्हें तमीज नहीं है क्लास में कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या लिखना है। तुमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना। तुम ऐसे अंट संट टीचरों से पढ़े हो, और जिसमें हो सकता है तुम मेरे से भी पढ़े हो, लेकिन हो सकता है तुमने वो भी चीज ना सीखी हो तुमने मेरे से। नहीं तो तुम तमीज सीख जाते आज के बाद, ये फालतू की चीजें ना लिखते क्लास में, क्योंकि तुमको डांट पड़ी नहीं है। पढ़ी होती ना तो तुमको अच्छे से तमीज आ जाती। सर नींद आ रही तो जाकर सो जाना भाई, यहां पर कमेंट करने से क्या हो जाएगा। इन तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है, तुम्हारी वजह से हमारा दिमाग खराब होता है, तुम्हारी वजह से जिसका सिलेक्शन होना है वो नहीं होता, और तुम्हारा तो सिलेक्शन होएगा भी नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो ये है अंतःत्रिक सेतु, जो इन तीन सूक्ष्म नलिकाएं जो परिधि पर मिल रही हैं उनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब बीच में, सर बीच में कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं, बीच में कोई तो बीच का पोर्शन खाली है? नहीं, बीच का पोर्शन खाली भी नहीं। तो सर बीच में है क्या? तो बीच में भरा पड़ा है प्रोटीन, सूक्ष्म नलिका नहीं है। बीच में क्या भरा पड़ा है? प्रोटीन भरा पड़ा है, प्रोटीन भरा पड़ा है। और इस संरचना को हम बोलते हैं धुरी, हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रल हब, या क्या बोलते हैं? धुरी बोलते हैं। और ये किससे बना होता है? सिंपल प्रोटीन से बना होता है। और ये परिधीय त्रिक जो थे, ये वही छड़ या तान है ना, उससे इस धुरी से जुड़े रहते हैं। ये थी सिंपल सी संरचना। इस संरचना को आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से। ये वाली होते हैं तारक काय। खत्म, इतनी सी बात बता रखी है। एक बार जरा जल्दी से इसको पढ़ने से पहले एक और चीज, सर इसका कार्य क्या होता है? मैंने आपको बता दिया भैया, इसमें झिल्लीहीन संरचना है, सूक्ष्म नलिकाएं, 9+0 का अरेंजमेंट है। 9 परिधि पर क्या मिल रही है? त्रिक के रूप में सूक्ष्म नलिकाएं मिल रही हैं। 0 कोई कुछ भी नहीं है। बीच में क्या मिल रही है? प्रोटीन मिल रहा है, जिसको हमने क्या बोला है? धुरी बोला है। अब सीधा सीधा इसका कार्य क्या होता है? तो बेटा ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है।
किसमें सहायता करती है? कोशिका विभाजन में। क्या करती है बेटा? ये सहायता करती है। कौन? ये संरचनाएं कैसे सहायता करती है? जस्ट इमेजिन, ध्यान से सुनना भाई। सूक्ष्म नलिका किससे बनी होती है? जरा फटाफट मुझे बता, जल्दी से मुझे बताइएगा। ये सूक्ष्म नलिकाएं किससे बनी होती है? जल्दी से। ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं ये किससे बनी होती हैं? फटाफट कोई मुझे बताए। सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीलिया फ्लैजिला। वेल डन काजल, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, ये सीलिया फ्लैजिला बनाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये बनी किससे होती है? सूक्ष्म नलिका किससे बनी होती है? सर ये जो सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं ये बनी होती हैं किससे? अंदर क्या होता है इनमें? ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? वेल डन सिद्धार्थ था, वेल डन आके, आकाश, शबाना, सारा, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। कौन सा प्रोटीन था? सर ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। अब मैंने इस एक सूक्ष्म नलिका को निकाला, ये एक सूक्ष्म नलिका थी, ध्यान से देखना, ये एक सूक्ष्म नलिका को मैंने निकाला और इस एक सूक्ष्म नलिका के अंदर, इस एक सूक्ष्म नलिका के अंदर क्या है बेटा? इस एक सूक्ष्म नलिका के अंदर फाइबर है। समझ रहा है? इसको समझने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर क्या मिल रहे हैं बेटा? फाइबर मिल रहे हैं। फाइबर क्या मिल रहे हैं? इस तरीके से तंतु मिल रहे हैं। किसके? ट्यूबुलिन के। बस जल्दी से देख ले फटाफट। इस तरीके से बहुत सारे क्या मिल रहे हैं? अंदर फाइबर मिलते हैं, ठीक है। अब इस चीज को अगर तू जूम करके देखेगा तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, आराम से समझ में आ जाएगी। ये इस तरीके से ये एक सूक्ष्म नलिका हमने निकाली और उस एक सूक्ष्म नलिका के अंदर ये नीले नीले जो दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? फाइबर हैं। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ठीक है। अब हमने बोला कि कोशिका विभाजन के दौरान ये सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं, ये जो तारक केंद्र की जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं, इन सूक्ष्म नलिकाओं से इधर देखना, ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर है ये बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। यानी यहां से इस तरीके से ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब जब आप कोशिका विभाजन चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा एक कोशिका जो होती है उसमें कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र जो होते हैं वो इस तरीके से केंद्र में व्यवस्थित हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो तारक केंद्र जो होते हैं, इन तारक केंद्रों से कुछ धागे निकलते हैं गुरु, और वो धागे जाकर इस इन गुणसूत्रों से जाकर जुड़ जाते हैं। ऐसा सुना है आप सभी? अब ये जो फाइबर जो निकल रहे हैं, ये जो धागे जो निकल रहे हैं किससे? इन तारक केंद्रों से। ये धागे जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? तरकु तंतु बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर, व्हाट आर दीज स्पिंडल फाइबर? ये स्पिंडल फाइबर कौन होते हैं? ये तरकु तंतु कौन होते हैं? तो हमने बोला ये तरकु तंतु किससे निकल रहे हैं? सर ये तारक केंद्र से निकल रहा है। अरे तारक केंद्र किससे बना हुआ था? सर तारक केंद्र सूक्ष्म नलिकाओं से बना है। इन सूक्ष्म नलिकाओं से ये जिसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन के तंतु थे, यही ट्यूबुलिन प्रोटीन के तंतु, ये देख, ये कौन है तेरा? तारक केंद्र। और इसी तारक केंद्र से बाहर क्या निकल रहे हैं? प्रोटीन के तंतु। कौन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर बाहर निकल रहे और इन्हीं फाइबर को हमने क्या बोला है? तरकु तंतु बोला है। डन। सो तरकु तंतु किससे बने हुए? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। ये तरकु तंतु जो स्पिंडल फाइबर से निकल रहे हैं, ये तरकु तंतु जो सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। देख ये तारक केंद्र, इस तारक केंद्र से ये धागे निकल रहे हैं। ये धागे जो हैं ये हैं कौन? स्पिंडल फाइबर तरकु तंतु। किससे बने हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया। कौन? ये किससे बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं। वेरी गुड, मेटाफेज में। वेल डन, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, गजब, डन। ये था सिंपल सा बेटा जी आपका तारक काय, तारक केंद्र, सिंपल सा था। अब जरा सोचिए, यही तारक काय, तारक केंद्र जैसी संरचना जिसको हमने आधारीय काय बोला था, और ये आधारीय काय जो था वो कहां पर मिल रहा था? जरा सोचिए, पक्षमाभ कशाभिका के आधार पर मिल रहा था। यही पक्षमाभ कशाभिका के आधार पर ये जो आधारीय काय था, ये कैसी संरचना थी गुरुजी? ये जो थी ये हमारी
कैसी संरचना थी? ये हमारी तारक केंद्र के जैसी संरचना थी। तो जरा सोच, क्या तुमसे एक सिंपल सा प्रश्न मैं पूछूं, क्या कशाभिका पक्षमाप गति कराते हैं? हाँ। क्या कशाभिका पक्षमाप के आधार पर तारक केंद्र मिल रहा है? हाँ। तारक केंद्र जैसी संरचना मिल रही है, आधारिकाएं? हाँ। जो किससे बनी हुई है? सूक्ष्म नलिकाओं से बनी हुई है। हाँ। और खुद कशाभिका पक्षमाप किससे बनी हुई है? सूक्ष्म नलिकाओं से। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? इस पर झिल्ली नहीं है और इस पर झिल्ली मिल रही है। याद रखना, ये कशाभिका पक्षमाप झिल्ली युक्त संरचना है, ये झिल्ली हीन संरचना है। जरूर याद रखना, 9+2 अरेंजमेंट वाली कशाभिका पक्षमाप पर आवरण था। यहाँ 9+0 वाली आधारिकाएं या कशाभिका या तारक केंद्र या तारका, इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। ये सिंपल सा बिंदु याद रखना। यहाँ पर ये आवरण है, ये देखिए आवरण है जीव द्रव्य झिल्ली का, लेकिन यहाँ पर कोई आवरण नहीं है। डन। ये था आपका तारक काय, तारक केंद्र। सिंपल तरीके से याद रखनी है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछ लूं बेटा आपसे, एक प्रश्न पूछ लूं। आप में से कई जानते होंगे, कई नहीं जानते होंगे। जो जानते हैं वो फटाफट मुझे बताइएगा। ये तारक काय या तारक केंद्र किस में हेल्प कर रहा है? सर ये कोशिका विभाजन में हेल्प कर रहा है ना? सर ये कोशिका विभाजन में हेल्प कर रहा है ना बेटा? अगर ये नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? बुद्धि का इस्तेमाल कर। अगर ये किसी कोशिका में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? ये अगर किसी कोशिका में नहीं होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। इतनी सी बात से मेरी सहमत है आप? कोई तकलीफ नहीं है किसी को? समझ में आ गया? चलिए अब प्रश्न पहला। हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती है जो कभी भी विभाजन नहीं कर पाती हैं। उन कोशिकाओं का नाम, जैसे मैं आपसे पूछता हूं तारक केंद्र, सॉरी जैसे तंत्रिका। कौन? तंत्रिका। तंत्रिका वो कोशिका जो कभी भी विभाजन नहीं कर पाती है। सिमिलरली आरबीसी होती है, आरबीसी कभी भी विभाजन नहीं कर पाती है। सिमिलरली आपने नाम सुना होगा अंडाणु। मानव अंडाणु जो होता है वो कभी भी विभाजन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये कुछ कोशिकाएं जो कभी भी विभाजन नहीं कर पाती। अब क्यों विभाजन नहीं कर पाती, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इन कोशिकाओं के अंदर तारक काय या तारक केंद्र नहीं होता है। याद रखना, इनके अंदर ये संरचना नहीं होती है, तो ये कभी भी विभाजन नहीं करती और हृदय की कोशिकाएं भी नहीं कर पाती है। ठीक, अब जरा सोच, याद कर, तूने मानव जनन चैप्टर पढ़ा होगा। मानव जनन चैप्टर जब तूने पढ़ा है तो जल्दी से मुझे बता, एक अंडाणु के अंदर जब तारक केंद्र या तारक केंद्र नहीं होता, तो अंडाणु के अंदर अगर तारक केंद्र नहीं है और इस अंडाणु के पास आकर अगर ये शुक्राणु संलयन कर रहा है, तो जरा सोच, शुक्राणु अगर आकर संलयन कर ले अंडाणु के पास, और अंडाणु के पास तारक केंद्र नहीं है, और शुक्राणु से केवल केंद्रक आ जाए, केवल केंद्रक आ जाए, दिमाग लगा, इस शुक्राणु से केवल केंद्रक आ जाए, तो जो युग्मनज बनेगा उसके अंदर क्या नहीं होएगा सर? तारक केंद्र नहीं होएगा। तो आपने शुक्राणु की संरचना पढ़ी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई गई है, सर ने भी पढ़ाई, मेरे भी उसमें लेक्चर है। जरा सोचे, दिमाग लगाइए, अगर शुक्राणु जो है उस शुक्राणु का दो तारक केंद्र याद आ रहे, एक समीपस्थ था और एक दूरस्थ था। एक करो सोम नहीं मेरे दोस्त, याद कर, शुक्राणु के अंदर दो तारक केंद्र थे, एक समीपस्थ था और एक दूरस्थ था। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद कर, याद कर, याद कर। एक याद आ रहे हैं? हाँ सर याद आ रहे हैं। स्पर्म के अंदर एक समीपस्थ था और एक दूरस्थ तारक केंद्र था। याद आ रहा है? उसमें दूरस्थ तारक केंद्र का कार्य क्या था? अक्षीय तंतु बनाना। याद आ रहा है? जो मध्य खंड से होता हुआ, पूंछ से होता हुआ बाहर निकल गया था। याद आ रहा है? शुक्राणु की संरचना में। हाँ, तेरे को याद आ रहा है समीपस्थ तारक केंद्र का कार्य क्या था? जल्दी से सोच। लेकिन सर अंडाणु में तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसने कह दिया अंडाणु में होता है? अरे बांगड़ू, अंडाणु में कब से अर्धसूत्री विभाजन होने लग गया? पहले अंडाणु में थोड़ा ना होता है, द्वितीय अंडक में होता है, प्राथमिक अंडक में होता है। अंडाणु तो बनता है अर्धसूत्री विभाजन के लास्ट में। जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है ना अनवर अहमद खान, जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है बेटा, तब अंडाणु बनता है। अब इस अंडाणु में विभाजन कराएगा क्या? अरे बाबले, अंडाणु में थोड़ा ना विभाजन होता है। अंडाणु बन चुका है, खत्म। अब इसमें कोई विभाजन पॉसिबल नहीं है। अंडाणु बनाने के लिए तूने
अर्धसूत्रीय विभाजन किया था, प्राथमिक अंडक बनाया था, द्वितीय अंडक बनाया था, फिर उसके बाद क्या बना था आपका अंडाणु बना था। हाँ, तो समीपस्थ तारक केंद्र याद आ रहा है? हाँ सर, तो समीपस्थ तारक केंद्र जो शुक्राणु से आता है वही समीपस्थ तारक केंद्र फिर क्या कराता है? प्रथम विदलन कराता है, क्लीवेज कराता है। हाँ जी, फिर वही बात शबीना फारूकी। देख एनसीईआरटी तो पढ़ेगी बेटा, गुड़िया एनसीईआरटी पढ़ेगी, एनसीईआरटी में लिखा है पूरा शुक्राणु जाता है। मैं भी मानता हूं पूरा शुक्राणु जाता है, ठीक है, लेकिन बात को समझ, पूरा शुक्राणु अगर जाता है अच्छी बात है, पूरा शुक्राणु जाता है अच्छी बात है, लेकिन जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे, डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा शुक्राणु का केवल कौन सा पोर्शन जाता है अंदर, कौन सा पोर्शन जाता है? केवल हेड के अंदर तारक केंद्र, समीपस्थ और कौन सा आपका केंद्र। क्यों? क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अगर मैं यहां पर दे दूं क्या, कि अगर पूरा शुक्राणु चला जाता है तो एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक काम करना, आनुवांशिकता वाला चैप्टर पढ़ना, ठीक है, मैंने डाल रखा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एक प्रक्रिया होती है ना, कोशिका द्रव्य वंशागति, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि एक अंडाणु के अंदर कौन होता है? डीएनए होता है। कहां पर? केंद्रक में होता है, और साथ साथ कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, है ना, जानते हैं ना। अब शुक्राणु के अंदर भी कौन होता है सर? केंद्रक होता है, उसमें भी डीएनए होता है, और यहाँ पर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है डिटेल में कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है, कोशिका द्रव्य वंशागति, केवल अंडाणु दर्शाता है, शुक्राणु नहीं दर्शाता। इससे क्या पता लगता है? शुक्राणु से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता है, समझ रहा है? शुक्राणु से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता है। अब यही चीज हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली बताई हुई नहीं है, तो बस वो थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी मैंने, लेकिन अब बात वही है ना कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दो तो माथा घूम जाता है तुम लोगों का, इसलिए मैंने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब एनसीईआरटी के हिसाब से याद रख ले, जो योगेश सर ने पढ़ा है वही याद रख। सिंपल, क्या कि शुक्राणु पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। डन? यस, गेहूं के बीज वाला एग्जाम्पल, वेल डन सकीना, वेरी गुड। हाँ, वेल डन स्नेहा तुम्हारी, समझ रहे हैं? देख, मैं अगर डिटेल में जाऊंगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर करके तेरा दिमाग बिल्कुल सही कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे को बताऊं कि शुक्राणु का कौन सा भाग जाता है, कौन सा नहीं जाता है। तो प्रभु सीधा एनसीईआरटी याद कर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है शुक्राणु पूरा पूरा चला जाता है ना। और एनसीईआरटी 100% सही नहीं है, ये भी आपको पता है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको पता लगे कई सारी मिस्टेक्स है एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन हमें तो नीट की प्रिपरेशन करनी है, और नीट जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये मुद्दे पर आते हैं बेटा। मुद्दा जो था वो ये कि भाई साहब ये वो कोशिकाएं जिनके अंदर तारक केंद्र या तारकाय नहीं होता है, तो ये विभाजन नहीं करती हैं, तो याद रखना इनमें कभी भी विभाजन नहीं होता। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न नंबर है दूसरा प्रश्न है बेटा वो ये कि ये पादप कोशिका में भी नहीं होता। याद कर, ये जो है ये पादप कोशिका जो होती है, उस पादप कोशिका में भी ये नहीं होता। कौन? ये जो है ये पादप कोशिका में भी, ये जो है ये पादप कोशिका में भी नहीं होता। विशाल स्पैम मत करे की बात को बेटा बार बार, तनीषा आप भी, ठीक है। ओके 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 ओके, शाबीन इधर फोकस करो। पादप कोशिका में ये नहीं होता है ना। ये आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जब आपने यूकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट करी थी तब हमने पढ़ा था कि एक ऐसी चीज जो पादप कोशिका में नहीं है, जो जंतु कोशिका में, वो कौन था? तारक केंद्र। अब इमेजिन कर पादप कोशिका में अगर ये नहीं है तो आप तो ये बोलोगे सर फिर तो पादप कोशिका भी कोशिका विभाजन नहीं करेगी, है ना। पादप कोशिका में भी कोशिका विभाजन नहीं होगा, लेकिन आप जानते पादप कोशिका तो विभाजन करती है ना। अब सकीना खातून बोल रही है एम्फिएस्टल माइटोसिस होता है। ये क्या बला है भाई साहब? व्हाट इज एम्फिएस्टल माइटोसिस? क्या है ये एम्फिएस्टल? एस्ट्रल लिख देते तो थोड़ा सा मैं सोच लेता। एम्फिएस्टल खांच विधि, ओहो खांच विधि बेटा साइटोकाइनेसिस के लिए होती है, कैरियोकाइनेसिस के लिए नहीं। ये सकीना एम्फिएस्टल, व्हाट इज एम्फिएस्टल? प्लेट मेथड, अरे भैया वो साइटोकाइनेसिस की होती है, कैरियोकाइनेसिस पूछ रहे हैं हम यहाँ पर।
वेल डन रौनक देशमुख, वेरी गुड। क्या बताया था योगेश सर ने एम्फिएस्टल? इधर देखो, ध्यान से सुनो। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है? एक होता है एस्ट्रल रेज और एक होती है एनेस्ट्रल रेज, है ना, ये बताया होगा। एक एस्ट्रल रेज बताई होगी, एक एनेस्ट्रल रेज बताई होगी। व्हाट इज एस्ट्रल रेज, व्हाट इज एनेस्ट्रल रेज? ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये है एक पादप कोशिका और ये है एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका के अंदर आपके दो तारक केंद्र मिल रहे थे, है ना? और ये दोनों तारक केंद्र जो थे, इन दोनों तारक केंद्रों के पास में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एस्ट्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। बड़ा करके दिखाऊं? ध्यान से देख, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये तारक केंद्र है, मान ले। कौन है बेटा? ये वाला तारक केंद्र है और इसके पास में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एस्ट्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल प्रोटीन्स। जैसे ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये है ना, इस संरचना के पास में यहां पर इस तरीके से प्रोटीन है, यहां पर। अरे यार चल भाई, ये इस तरीके से प्रोटीन है इसके चारों तरफ, इस तरीके से। ठीक है, इन प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल प्रोटीन बोलते हैं। कौन से प्रोटीन होते हैं? दीज आर कॉल्ड एस्ट्रल प्रोटीन। इनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल प्रोटीन होते हैं। एस्ट्रल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, इस संरचना को अगर मैं, ये संरचना को आपके सामने बनाऊं, भाई ये देख, ये तेरे पास ये क्या है दोस्त? ये तेरे पास सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है। अब इस संरचना को मैं तेरे सामने बनाऊं तो कैसे दिखाई देगी? गोल दिखाई देगा, दिखाई देगा ना, इसी तरीके से दिखाई देगा। दिखाई देगा ना, दिखाई देगा। ये वाली जो संरचना जो हमने बनाई थी, ये वाली जो संरचना हमने बनाई थी, इस तरीके से दिखाई देगी। अब इसके चारों तरफ कौन है बेटा? ये एस्ट्रल प्रोटीन है। ये कौन है? एस्ट्रल प्रोटीन है। इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा वहां पर बना दिया। सो इसके चारों तरफ कौन मिल रहा है? एस्ट्रल प्रोटीन मिल रहे हैं। इसके किसके? ये जो सेंट्रियोल है, इसके चारों तरफ क्या मिल रहे हैं? एस्ट्रल प्रोटीन मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस संरचना को देख और देखने के बाद मुझे बता, यहां से क्या निकलेंगे? सर यहां से निकलेंगे, क्या निकलेंगे? स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतु निकलेंगे। हाँ जी, क्या निकलेंगे सर? तरकु तंतु निकलेंगे। निकलेंगे, हाँ। इस तरीके से क्या निकलेंगे? साइड में क्या निकलेंगे? तरकु तंतु निकलेंगे। यानी हमारा जो स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे निकलेंगे? सर यहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे। समझने की कोशिश कर रहे हो, है ना? किससे? ये जो तारक केंद्र था, इससे क्या निकल रहा है? स्पिंडल फाइबर। और वो तरकु तंतु जब निकलेंगे तो वो किसके बीच में से होते हुए निकलेंगे? सर वो एस्ट्रल प्रोटीन के, इन प्रोटीन्स के बीच में से होते हुए निकलेंगे। तो जब वो बीच में से होते हुए निकलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे रेज निकल रही है। क्या निकल रही है? रेज निकल रही है, जैसे सूरज की किरणें निकलती ऐसे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज बोलते हैं। इस परिस्थिति को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रेज कहते हैं। जो एस्ट्रल प्रोटीन के बीच में से जब निकलते हैं, कौन? आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर, प्रोटीन के फाइबर जिनको हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, जब वो निकलते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एस्ट्रल रेज कहलाती है। डन? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। इधर देख, स्पैम मत करो प्लीज, प्लीज 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 स्पैम मत करो। इधर ध्यान से सुनना। अब ये जो
ये जो सर ए सी लिंकर क्या होता है गुरु, ये देख बेटा ए और सी लिंकर क्या होता है, देख तेरे पास ये ए ये बी ये सी, ये ए ये बी ये सी, ये क्या था, सूक्ष्म नलिकाएं थी। ठीक है नितेश, ये अंदर की तरफ ए सूक्ष्म नलिका, बी फिर सी, फिर अंदर ए बी सी। अब मेरे को बता यहां पर कोई अंतःत्रिक सेतु था, अंतःत्रिक सेतु, त्रिक सेतु मतलब इस त्रिक को इस त्रिक से जोड़ने वाला दिख रहा है तेरे को, ये गुलाबी रंग का बना देता हूं, ये दिख रहा है नितेश, फटाफट मुझे बताइए नितेश, ये तेरे को अंतःत्रिक सेतु जो था ये दो त्रिक को जोड़ रहा था, एक त्रिक की कौन सी सूक्ष्म नलिका को दूसरे त्रिक की कौन सी सूक्ष्म नलिका से जोड़ रहा है, जल्दी से मुझे बता, फटाफट मुझे बता, दिख रहा है तेरे को, इसकी ए को इसके ए को इसके ए को इसके सी से, ए को सी से जोड़ रहा है, डन, क्लियर है, दिस सेतु इज कॉल्ड एसी लिंकर, इसको हम क्या बोलेंगे, एसी लिंकर। चलो समझ में आ गया। ये समझ में आ गया। आइए फटाफट कंसेप्ट देखते हैं। हमने यहाँ पर बात करी थी, हमारा क्वेश्चन तो यही था ना कि भाई साहब पादप कोशिका में ये नहीं मिलते, जब पादप कोशिका में ये नहीं मिलते तो पादप कोशिका कैसे विभाजन कर लेती है, पादप कोशिका तो विभाजन करती है। भाई साहब इनमें नहीं मिल रही, ये विभाजन नहीं कर रही है, इसमें नहीं मिल रहा तो क्या ये भी विभाजन नहीं करेगी, नहीं ये तो विभाजन करती है, कैसे विभाजन करती है, तो हमने बात करी कि भैया ये मान लो एक पादप कोशिका है, एक जंतु कोशिका है, दोनों में डिफरेंस क्या था समझने की कोशिश करिए। ये जंतु कोशिका के अंदर ये वाली परिस्थिति होती है, जंतु कोशिका के अंदर एस्ट्रल प्रोटीन होते हैं, जंतु कोशिका के अंदर क्या होते हैं, एस्ट्रल प्रोटीन होते हैं, और ये एस्ट्रल प्रोटीन के बीच में से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, इनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, ये जंतु कोशिका में होता है। तो सर पादप कोशिका में क्या होता है, इधर ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चों ने नाम सुना है प्रोटीन, ये सर हमने नाम सुना है प्रोटीन, बहुत बढ़िया। देखिए ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के क्या थे, फाइबर थे। हाँ सर, ट्यूबुलिन प्रोटीन के क्या मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, तंतु मिलते हैं। देखिए ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन और एक होता है गामा ट्यूबुलिन। कौन कौन सा, एक होता है अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन और एक होता है कौन सा, गामा ट्यूबुलिन होता है। अल्फा ट्यूबुलिन जो होता है और बीटा ट्यूबुलिन जो होता है ये मिलता है किसमें, जंतु कोशिका में, याद रखना किसमें मिलता है, जंतु कोशिका में। और गामा ट्यूबुलिन जो होता है ये किसमें मिलता है, याद रखना पादप कोशिका में। बस इतना सा फर्क था, मामूली सा फर्क था, बस इतना सा फर्क था। क्या दोस्त, कि यहां पर फोकस करना, इधर ध्यान से देखना, 2 मिनट के लिए शांति रखना और समझने की कोशिश करना प्लीज, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। क्या, ये जो आपकी जंतु कोशिका थी, इस जंतु कोशिका में तारक केंद्र मिल रहे थे, ध्यान से देख। इस जंतु कोशिका में गुरु यहां पर ये जो जंतु कोशिका जो थी, कौन सी थी बेटा, ये जंतु कोशिका थी। और इस जंतु कोशिका में क्या मिल रहे थे सर, तारक केंद्र मिल रहे थे। ये कौन था बेटा, ये था हमारा तारक केंद्र। और इस तारक केंद्र के चारों तरफ क्या मिल रहे थे, एस्ट्रल प्रोटीन मिल रहे थे। और उन एस्ट्रल प्रोटीन के बीच में से निकले थे, क्या निकले थे आपके, ट्यूबुलिन प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर। कौन से, ये जो निकले थे इनमें थे अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन था। डन, ये थी बात किसमें, जंतु कोशिका में। ठीक है, ये किसमें था, जंतु कोशिका में। अब बात करते हैं किसकी, आपकी पादप कोशिका की। आप बोलेंगे सर पादप कोशिका में तो ये मिल ही नहीं रहा, सर पादप कोशिका में तो ये मिल ही नहीं रहा, पादप कोशिका में तो ये मिल ही नहीं रहा। सृजन उसको सही कर लेना, मैंने बोला है क्लास में, गलत दे रखा है वो, एनसीईआरटी में बताया हुआ है। हाँ जी, जंतु कोशिका में तो ये मिल रहा था कौन, तारक केंद्र। सर पादप कोशिका में तो तारक केंद्र मिल नहीं रहा, फिर सर पादप कोशिका कैसे करती है, तो बस इतना सा फर्क याद रखना। पादप कोशिका में संरचना जो होती है उसका नाम तारक केंद्र नहीं होता है, उसका नाम होता है पोलर कैप, ध्रुवीय कैप बोलते हैं इसको, याद रखना। ये जो संरचना जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कैप कहा जाता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, पोलर कैप बोलते हैं,
ये पोलर कैप और ये तारक केंद्र। ये कौन है बेटा? तारक केंद्र है और ये थी पोलर कैप। दोनों बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना सा था, गुरु ध्यान से सुनना, इतना सा फर्क था, इस पोलर कैप के चारों तरफ कोई एस्ट्रल प्रोटीन नहीं है जैसा यहां पर था। कोई एस्ट्रल प्रोटीन नहीं है यहां पर कोई एस्ट्रल प्रोटीन नहीं है, यहां पर एस्ट्रल प्रोटीन था। यहां से रेज निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, जिनको हमने क्या बोला था? एस्ट्रल रेज। ऐसे लग रहा था जैसे सूरज से किरणें निकल रही है। यहां पर जरा मुझे बता, क्या यहां पर जो धागे निकलेंगे स्पिंडल फाइबर, क्या ऐसा लगेगा किरणों के रूप में निकल रहे, किसी के बीच में से निकल रहे? नहीं। तो यहां पर ये जो निकलेंगी इनको हम क्या बोलेंगे? एनेस्ट्रल रेज बोलेंगे। आई होप आपको सकीना पूरी कहानी समझ में आई होगी। सकीना, क्लास रुक गई है? अरे भैया क्लास रुक गई है क्या? नहीं चल रही है? हाँ जी, पूरी कहानी समझ में आ गई सकीना? क्लियर है? अब मत भूलना, नॉट एम्फी, एम्फी एस्ट्रल भी बोल देते हैं लेकिन एस्ट्रल बोलते हैं, एम्फी एस्ट्रल नहीं बोलते, एम्फी एस्ट्रल बोलते हैं। ठीक है, तो एनेस्ट्रल बोल दीजिए, एम्फी एस्ट्रल बोल दीजिए। ये क्या था बेटा जी? कि जब यहां पर एस्ट्रल प्रोटीन नहीं है, सीधा जो संरचना जिससे क्या निकल रही है ये भी स्पिंडल फाइबर ही कहलाएंगी। इनको भी हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर। लेकिन रुको रुको रुको, अभी फर्क। ये जो स्पिंडल फाइबर हैं, ये जो तर्कु तंतु जो हैं, ये तर्कु तंतु जो होंगे, इन तर्कु तंतुओं में और इनके तर्कु तंतुओं में फर्क क्या होगा? कि गुरु यहां पर जो तर्कु तंतु थे, उन तर्कु तंतुओं में जो प्रोटीन मिल रहा था वो कौन सा था? ट्यूबुलिन था। कौन सा? अल्फा और बीटा। यहां पर कौन सा मिलेगा? गामा ट्यूबुलिन मिलेगा। अब आपको पते की बात बताएं, आपको एक पते की बात बताएं, सच्ची सच्ची, ये वाला कंसेप्ट पता है कौन सी क्लास में आता है? ये पता है कौन सी? एनेस्ट्रल प्रोटीन। यस, एनेस्ट्रल प्रोटीन। हाँ जी, ये वाला कंसेप्ट पता है कौन सी क्लास में आता है? मैंने ये चीज पता है कब पढ़ी थी? मेरे से पता है ये क्वेश्चन किसने पूछा था? मेरे को आज भी याद है, 2015 की बात है, 2015 की बात है। उस टाइम पर मेरे को जिस कोचिंग में मैं पढ़ाता था, वहां पर एक दिन क्या हुआ, 9th क्लास की एक टीचर नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? 9th क्लास की टीचर जो थी वो नहीं आई थी। और वो जो 9th क्लास के जो 10th क्लास की 9th या 10th, सॉरी 9th क्लास की टीचर नहीं आई थी। 9th क्लास की टीचर, 9th क्लास की, सुनना, 9th क्लास की टीचर नहीं आई थी। इंग्लिश में मैं पढ़ाता था। 9th क्लास की टीचर जो थी, 2015 की बात है, तो उस टाइम पर एक 9th क्लास के बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था ये कि सर हमारी मैडम ने हमको ये बताया कि सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सो इट मींस प्लांट सेल डू नॉट डिवाइड। प्लांट सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हाँ जी, बात तो सही है बेटा, बिल्कुल, लेकिन सर बिना प्लांट सेल तो डिवाइड करते हैं, तभी तो नई सेल्स बनती है, तभी तो प्लांट की ग्रोथ होती है। मैंने कहा हाँ जी बेटा, बात तो सही है। सो हाउ कैन प्लांट सेल डिवाइड? प्लांट सेल कैसे डिवाइड होते हैं? मैंने कहा ले बेटा ऐसे देख, अब सुन जो मैं तेरे को बता रहा हूं। तो ये सारी बातें पता है उसने, उस बच्चे ने सुनकर बोला सर ये सारी बातें हमारी बुक में। मैंने कहा पगला गया है क्या? मैंने ये बातें बहुत नीट में पढ़ाते तब वहां पर पढ़ी थी, एक बुक में पढ़ी थी, ट्रूमेंस नाम से बुक है, उसमें पढ़ी थी। तूने कहां से पढ़ ली? बोला सर हमारे कोर्स में ये चीजें। मैंने कहा क्या? 9th क्लास में ये चीज है? पागल बना रहा है बेटा तू मेरे को, है ऐसे थोड़ा ना 9th क्लास में चीज आने लग गई है क्या? बोला हाँ सर है। मैंने कौन सी बुक में? एक बुक आती है इंग्लिश मीडियम की जिसका नाम है एस चांद। इंग्लिश मीडियम में आती है एक बुक आती है एस चांद नाम से, एक बुक आती है। और उस एस चांद बुक को उसने मेरे को दिखाया और मेरी सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, कसम से सिट्टी पिट्टी। मैंने कहा 9th क्लास में ये चीज है बच्चे के पास, ये इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन। अगर वो बच्चा 9th क्लास से सीरियस हो जाए, उस 9th क्लास से उसको ये चीजें पता लगने लग जाए, वो नीट को फोड़ डालेगा कि नहीं फोड़ डालेगा। और यही दुर्भाग्य है हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कि हमारे पास 9th क्लास में ऐसी बुक्स नहीं है। हमारे पास ये जो इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये हमें बीएससी में जाकर मिलती है, एमएससी में जाकर मिलती है।
अब आप खुद सोचिए, एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे के सिलेक्शन के चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनके पास इतने सारे स्रोत हैं, उनके टीचर्स, उनके स्कूल, उनकी बुक्स, उनके मॉड्यूल, उनका एनवायरनमेंट, समझ रहा है? ये सारी चीजें उनको ऐसी मिल रही है जो उनको कंपटीशन में धकेलती है उनको, खेल कंपटीशन, निकल इसमें से। लेकिन हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल, ना जहां टीचर को कोई होश है, ना बच्चे को कोई होश है। टीचर भी आराम से सुस्ता रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, बतिया रहा है। ये होता है हिंदी मीडियम में। बिल्कुल ईमानदारी के साथ में ये चीज बोल रहा हूं मैं ये, और यही है, इसी की वजह से ना ही हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा जागरूकता है। इसी वजह से आज शाम को 10th क्लास के जो बच्चे ना उनको आज मैं जाकर शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मैं एक ना वो लेने वाला हूँ, एक सेशन लेने वाला हूँ। यहाँ पर 10th क्लास में एक टीचर पढ़ाती है, पूजा मैडम है, शायद आप जानते होंगे। उनके साथ में एक सेशन लेने वाला हूँ ताकि मैं उन बच्चों को बताऊं कि भाई तुम 10th के बाद करोगे क्या, कहीं तुम्हारा हाल भी ऐसा ना हो जाए कि तुम भी चिड़ी बल्ला या बैट बॉल खेलते रह जाओ, मास्टर साहब तुम्हारे आराम से धूप सेक रहे हो और तुम आराम से खेलते रह जाओ, फिर 12वीं जब एग्जाम आए फिर सीरियस हो, बोर्ड के एग्जाम आ गया, बोर्ड के एग्जाम के बाद में फिर पता लगे अरे नीट भी नाम की कोई चीज होती है, अच्छा डॉक्टर बनते हैं इससे, चलो ये भी देकर देख लेते हैं। फिर देकर देखते हैं, फिर किसी कोचिंग में चले जाते हैं, और कोचिंग में चले जाते हैं, माँ बाप का पैसा खराब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 11th में तो पढ़े नहीं थे, 11th में पढ़े नहीं, 12th में जागरूक हुए, 12th में भी जागरूक कब हुए? जब बोर्ड का एग्जाम टाइम आ गया था, तब हो गए थे। तो पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ये है हकीकत। ठीक है जी, चलो सर आप टॉपिक से भटक गए। मतलब हमारे पास इतनी आजादी नहीं है आपकी क्लास में कि आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर थोड़ी सी भी कोई चीज बता दो ना तो बहुत जल्दी है ना, मतलब इरिटेट हो जाते हैं। कुछ अगर कोई चीज भी पते की बता दो ना तो उनको बस इरिटेशन हो जाती है, अरे टॉपिक से भटक गए, अरे सर यहाँ, अरे सर वो। अबे तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की तरह रहो, हमारे सिर पर मत चढ़ो, टीचर नहीं हो। जब हमारा मन करेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ गई? तो ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश ना करो, हमारे पास जितना उतना ले लोगे ना तो भी नीट क्लियर कर लोगे। ठीक है? कोई चीज बता रहे हैं तो सुन लो उसको, और नहीं सुन सकते तो बंद करके चले जाओ। क्योंकि जिनके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है ना, वो जिंदगी में, अबे तुम सुन नहीं सकते, तुम डॉक्टर क्या बनोगे? क्योंकि डॉक्टर को सुनना पड़ता है अपने पेशेंट के बारे में। तुम अपने टीचर की बात नहीं सुन सकते तो फिर तुम क्या निकालोगे? अजी कुछ ना निकाल सकते। आ जाइए, आखिरी टॉपिक है और वो है केंद्रक। केंद्रक की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है केंद्रक। न्यूक्लियस है बेटा। केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, 1831 में करी थी। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी। और ये केंद्रक की खोज करने के बाद में इस केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ होता है जिसकी खोज करी थी फ्रेडरिक मेस्चर ने, जो आपने वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं, जिसने उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था। और वो न्यूक्लिन क्या था? न्यूक्लिक अम्ल था, डीएनए था। ठीक है, अब ये डीएनए जिसको न्यूक्लिन नाम दिया था, जो एक न्यूक्लिक अम्ल है, इसकी खोज किसने करी थी? फ्रेडरिक मेस्चर ने करी थी। नाम न्यूक्लिन किसने दिया था? ऑल्टमैन ने दिया था। नाम डीएनए किसने दिया था? जैकरिस ने दिया था। जबकि यहां पर जो फ्लेमिंग लिखा हुआ था, फ्लेमिंग ने यह बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर एक पदार्थ है जो फैला हुआ एक जाल के रूप में, जिसको क्रोमेटिन बोला। इसकी खोज किसने करी थी? फ्लेमिंग ने करी थी। तो मैंने बहुत सारी बातें बोली है यहां पर, जो पकड़ पाया है अच्छी बात है। ठीक है, क्या कि भैया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज करी? केंद्रक की। इस केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ मिलता है। इस केंद्रक के अंदर एक अम्लीय पदार्थ मिलता है। उस अम्लीय पदार्थ का नाम होता है न्यूक्लिक अम्ल, जिसकी खोज किसने करी? फ्रेडरिक मिशर ने, जो आप पढ़ते हैं वंशागति का आणविक आधार चैप्टर में, साथ साथ लिख लीजिएगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ है। मिशर ने उस न्यूक्लिक अम्ल को क्या बोला? न्यूक्लिन नाम दिया, जो था क्या? डीएनए था। अब यही डीएनए एक जाल बनाकर
एक जाल बनाकर इस केंद्रक में फैला पड़ा है और ये जाल एक क्षारीय डाई से रंजित हो जाता है। सोचे, अम्लीय पदार्थ के ऊपर अगर डाई डालूंगा तो वो डाई कैसी होगी? क्षारीय होगी ना। अम्लीय के ऊपर अम्लीय डाल दूंगा, चिपक जाएगा कि नहीं? अम्लीय के ऊपर क्षारीय डाल दूंगा तभी तो जुड़ेगा ना। एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चीज डालूंगा तभी तो जुड़ेगा। तो अम्लीय पदार्थ के ऊपर मैंने क्षारीय डाई डाली तो वो रंजित हो गया, उसके ऊपर कलर चढ़ गया। ये पदार्थ जो था ये था क्रोमेटिन, और ये बताया था किसने? फ्लेमिंग ने बताया था। ये किसके अंदर मिल रहा है? आपके किसके अंदर? केंद्रक के अंदर मिल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। तो यहां पर कई सारे वैज्ञानिकों के नाम आए हैं, याद रखना। फ्लेमिंग इज डिफरेंट, मिशर इज डिफरेंट। मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन। दो अलग अलग चीजें, मिक्स मत कर देना इस चीज को, ठीक है। अब साहब ये जो न्यूक्लियस जो होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें मिलती है? सिंपल सी 4 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी चीजें मिलती है? अच्छा, सबसे पहली बात, ये न्यूक्लियस जो होता है क्या ये सभी कोशिकाओं के अंदर होता है? जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है? हाँ जी, जल्दी से फटाफट, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है? जल्दी से। हाँ जी, क्या आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और हम बोले अगर होता है फिर, और हमने बोल दिया अगर होता है फिर। वेल डन भूपेश, वेरी गुड, वेल डन अभिषेक कुमार, अभिषेक। हाँ जी, HEL1032 बिल्कुल सही है। तो याद रखना, एक परिपक्व आरबीसी जो होती है उसके अंदर नहीं होता, लेकिन एक नवनिर्मित आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है। नवनिर्मित आरबीसी का आकार गोलाकार होता है और परिपक्व का आकार कैसा होता है? द्विअवतल होता है, बाइकॉनकेव होता है। तो याद रखना, मैच्योर आरबीसी जो होती है, परिपक्व आरबीसी जो होती है, उसके अंदर केंद्रक नहीं होता। देखिए आप कुछ देख, एनसीईआरटी की मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी ग्रंथ है, ग्रंथ एक एक लाइन बारीकी से दे रखी है। कुछ परिपक्व लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कुछ परिपक्व लिखा हुआ है। कोशिकाएं केंद्रक रहित होती है, जैसे स्तनधारियों की रक्ताणु। रक्ताणु मींस आरबीसी। देख, तेरे सामने साफ साफ लिखा हुआ है क्या? कि पर्टिकुलरली मैच्योर आरबीसी। यहां पर ये परिपक्व क्यों लिख रहा है? कोई रीजन होएगा ना। सोचा आपने? हर चीज को बारीकी से सोचना पड़ता है दोस्त। परिपक्व क्यों लिखा? सिंपल कोशिका लिख देता कि कुछ कोशिकाएं जिनमें केंद्रक नहीं होता। काहे लिख दिया ये परिपक्व? इट मीन्स जो मेच्योर है उनके अंदर नहीं है। इट मीन्स उनका जो नवनिर्मित रूप होएगा उसके अंदर होएगी। हाँ जी, होएगी। समझ में आ गया? और ये भी मेच्योर आरबीसी किसकी? मैमल्स की। और इसका अपवाद भी याद रखना, इसका अपवाद याद रखना, याद रख सकते हो। आपने ऊंट नाम सुना है? हाँ सर, ऊंट एक मैमल है, स्तनधारी है। हाँ जी, ऊंट की आरबीसी में, परिपक्व आरबीसी में केंद्रक होता है। जी जनाब, ऊंट की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक होता है ना। और ऊंट का एक छोटा रूप होता है लामा। किसकी मां? लामा। तो ऊंट और लामा याद रखना, कैमल और लामा। सर लामा क्या होता है? गूगल पर डाल दे लामा, तेरे को दिख जाएगा। छोटे छोटे ऊंट होते हैं, है ना। तो ऊंट और लामा, इनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्त? केंद्रक होता है। ठीक है शिवानी, डोंट स्पैम, डोंट डिस्टर्ब। पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। मैं ये बुक ले आई, मैं ये बुक ले आई, मैं ये भेज दूंगी, मैं वो भेज दूंगी। पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं जो चीज बता रहा हूं है। हाँ जी, तो याद रखना, ऊंट और लामा ये अपवाद हैं किसके? स्तनधारियों की, जिनकी परिपक्व आरबीसी में भी क्या होता है? केंद्रक होता है। बाकी स्तन, जितने भी स्तनधारी, सभी स्तनधारियों की मैच्योर आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन नवनिर्मित आरबीसी में क्या होता है बेटा जी? केंद्रक होता है। ठीक है जी। चार फुल प्रैक्टिस सेट ओपन नहीं हो रहे। हाँ बेटा, मैंने ताला लगा दिया उस पर, नहीं होंगे अब वो, नहीं होंगे शुभम कुमार, मैंने उस पर ताला लगा दिया बेटा उस पर, अब वो तेरे कभी ओपन नहीं होंगे। ठीक है, चलें आगे। ओके सर, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम केंद्र की संरचना पढ़ते हैं तो इस केंद्र की संरचना में हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है।
तो सर केंद्रक की संरचना में बहुत सीधी सी बात है, ये केंद्रक की संरचना में हमें एक केंद्रक आवरण दिखाई देता है और ये केंद्रक आवरण कैसा होता है, दोहरा होता है। अरे पूरा ही खत्म हो गया ये तो। कैसा होता है बेटा ये केंद्रक आवरण, कैसा होता है, दोहरा होता है। और इस केंद्रक आवरण में क्या मिलते हैं, छेद मिल रहे, और बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं इन छिद्रों को हम क्या बोलेंगे, केंद्रक छिद्र बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन छिद्रों से क्या होएगा, सोच, अंदर डीएनए हाजी है, डीएनए आगे चलकर क्या बनाएगा, आरएनए, हाजी। इनमें से एमआरएनए नाम सुना होगा आपने, हाजी। ये एमआरएनए इन छेदों से बाहर जाएगा, बाहर कौन है, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। ओके सर जी, अंतःप्रेय द्रव्य जालिका, कोई खुरदरी तेरे को याद आ रही है, हाँ सर, खुरदरी के ऊपर क्या मिल रहा था सर जी, राइबोसोम मिल रहा है। राइबोसोम किसकी फैक्ट्री होती है सर जी, राइबोसोम फैक्ट्री होती है प्रोटीन की। ये जो आरएनए जो होता है, एमआरएनए, ये जाएगा और किसके पास जाएगा सर, राइबोसोम के पास जाएगा और यहाँ पर जाकर प्रोटीन बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। अब यहाँ पर प्रोटीन तो बन गया, अब उस प्रोटीन को अंदर भी भेजना है और अंदर लाकर केंद्रिका नामक संरचना जो है वो भी तो बनानी है। अब उस केंद्रिका में प्रोटीन चाहिए, तो भाई साहब प्रोटीन बना बाहर, उस प्रोटीन को आप अंदर ले आए, आरएनए को आप बाहर ले गए, तो आरएनए प्रोटीन इनका एक्सचेंज हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। ये कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था साहब, ये छेद रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो छेद जो थे, इन छेदों से, ये केंद्रक के जो छिद्र जो हैं, इन छिद्रों से पदार्थों का आदान प्रदान होता है, किसका, आरएनए का, किसका, प्रोटीन का। डीएनए मत भेज देना सर, डीएनए भेज देते हैं, यहाँ से हमारा मन कर रहा है डीएनए भेज देते हैं, हाँ भाई, कैसे, ऐसे थोड़ा ना कि हमारा कुछ भी राज चल रहा है कुछ भी भेज देते हैं, ऐसे थोड़ा ना है, लो आज मन कर रहा है डीएनए निकाल देते हैं थोड़ा सा अंदर से, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि डीएनए हम यहां से यहां निकाल देंगे, ठीक है। बेसिकली कौन आता है, आरएनए आता है, और वो भी कौन सा, स्पेसिफिकली आपका एमआरएनए आता है। डन, याद रखना, टीआरएनए भी आता है, आरआरएनए भी आता है, और प्रोटीन अंदर चला जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात थी। कौन था बेटा, ये न्यूक्लियर छिद्र थे, पहली बात। तो इस केंद्रक में सबसे पहले हमने किसकी बात करी है, न्यूक्लियर पोर्स की, यानी केंद्रक छिद्र की बात करी है, सीधा सा था। केंद्रक आवरण जो था, केंद्रक आवरण जो था कैसा था, दोहरा था, हाँ सर, दोहरा केंद्रक आवरण था जिसमें केंद्रक छिद्र मिल रहे थे, ठीक है साहब। फिर दूसरी चीज यहां पर आ रही है बेटा, यहां पर केंद्रक द्रव्य, अब अंदर जो मिलने वाला है, एक द्रव्य मिलने वाला है, उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। और इस केंद्रक द्रव्य में सोचिए, इस केंद्रक द्रव्य में क्या क्या चीजें मिलेंगी सर, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर डीएनए है, हाँ, आरएनए है, हाँ, प्रोटीन है, हाँ, केंद्रिका है, हाँ, एंजाइम होंगे, हाँ, खनिज होंगे, हाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें होंगी, हाँ। तो सिंपल तरीके से बोल देते ना, क्या, न्यूक्लिक अम्ल होंगे, खनिज होंगे, लवण होंगे, एंजाइम होंगे, केंद्रिका होएगी, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। ये कह रहा है डब्ल्यूबीसी होएगी, तुम्हारे लपड़ पड़े, तुम्हारे कसम से, तुम्हारे लपड़ पड़े कसम से, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होएगी। मतलब तू यार लल्लू लाल, मैं यहाँ पर एक कोशिका के अंदर केंद्रक की बात कर रहा हूँ और तू कह रहा है सर इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होएगी। डब्ल्यूबीसी खुद एक कोशिका है, यानी तू केंद्रक के अंदर एक कोशिका को घुसेड़ने की बात कर रहा है। वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, मौज कर दी बेटा तुम तो, बहुत जबरदस्त। कौन सा ये डब्ल्यूबीसी तो होती है ना सर, वाह। मतलब मैं एक कोशिका के अंदर केंद्रक की बात कर रहा हूं और तू कह रहा है सर डब्ल्यूबीसी जो एक कोशिका है, ये कोशिका इस केंद्रक के अंदर घुसेड़ दो सर, है, मतलब इस कोशिका को इस केंद्रक के अंदर डाल दो। वाह, मौज कर दी बेटा, मौज, गजब। मतलब बुद्धि तो है, हम पड़ोसी चचा के दुकान पर छोड़कर आ जाते हैं, छोड़ देते हैं हम, आज दिमाग लगाना ही नहीं है क्लास में। चलो जी, कौन मिल रहा है, केंद्रक द्रव्य मिल रहा है, और इस बेटा इस केंद्रक द्रव्य के अंदर कौन मिल रहा है, आपके खनिज मिल रहे हैं, आयंस, खनिज आयन मिल रहे हैं, क्रोमेटिन मिल रहा है। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है अभी बात करेंगे, है ना। और आपके केंद्रिका मिल रही है,
कौन मिल रही है? केंद्रिका मिल रही है। ये सारे केंद्रक द्रव्य में मिल रहे हैं। अब मेन चीज है बेटा जी यहाँ पर क्रोमेटिन और केंद्रिका साहब। सबसे पहले केंद्रिका की बात करते हैं। तीसरा भाग जो है वो है केंद्रिका। सिंपल, केंद्रिका आपने याद रखना है, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है आरआरएनए और एक होते हैं कुछ प्रोटीन्स। आरआरएनए क्या होता है? मेरे ख्याल से अब भी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको बताने की जरूरत हो। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होते हैं। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एक एमआरएनए, एक टीआरएनए, एक आरआरएनए। जिसमें से आरआरएनए कौन होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन, सिर्फ देख, ये देख, ये आरआरएनए है और यहां पर मिल रहे हैं ये प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह की एक संरचना बनती है जिस पर कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है, केवल आरआरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, जिसका नाम होता है केंद्रिका। अब केंद्रिका याद रखना, इसमें सिंपल से दो बिंदु याद रखने। सबसे पहला बिंदु याद रखना बेटा यहाँ पर क्या, ये आवरणहीन होती है। भूल मत जाना, कैसी होती है? आवरणहीन होती है। इसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, कोई झिल्ली नहीं होती, तो हम इसको झिल्लीहीन भी बोल सकते हैं या झिल्ली रहित बोल देते, बेटर वर्ड रहेगा। कैसी होती है? झिल्ली रहित होती है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? केंद्रिका को। केंद्रिका जो होती है वो राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। ठीक है, ओके, चलो। तो केंद्रिका जो है वो राइबोसोम की फैक्ट्री होती है। यही केंद्रिका क्या बनाती है? राइबोसोम बनाती है, भूलना जाइएगा। अब खुद सोचना, केंद्रिका में कौन मिल रहा है? सर ये कौन है? दिमाग लगा। सर ये राइबोसोमल आरएनए है, यानी एक ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनवाएगा। मैंने कहा यस, और ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाएगा, इट मींस केंद्रिका क्या बनाएगी? राइबोसोम बनाएगी। और केंद्रिका अगर राइबोसोम बनाएगी तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन कहलाएगी? केंद्रिका कहलाएगी। ठीक है, चलो शोभित सैनी जल्दी से मुझे आंसर दे बेटा, फटाफट शोभित। राइबोसोम की फैक्ट्री अगर केंद्रिका है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? जल्दी से मुझे बता। विशाल ये ना लेक्चर में देख लेना, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए होते हैं बेटा, मैंने बताया हुआ, प्लीज लेक्चर में देखना, सब कुछ बताया हुआ है। हाँ भाई शोभित जल्दी से मुझे बता, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? चलो समझ में आ गया सभी बच्चों को? प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है और खुद राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका है। यानी यूं समझ कि मेरे घर में पार्ले जी की, मतलब मेरा घर जो है वो पार्ले जी की कंपनी है। ठीक है, तो मेरे घर पे पार्ले जी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा निर्माण किसने किया? मेरी मम्मी ने। तो मेरी फैक्ट्री कौन? मेरी मम्मी। और मैं क्या बना रहा हूं? अरे यार पता नहीं क्या पागलों वाला एग्जांपल दे रहा हूं। सिंपल, केंद्रिका क्या बना रही है बेटा? केंद्रिका बना रही है राइबोसोम। राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन। तो राइबोसोम ने किसको बनाया? प्रोटीन को बनाया। भाई केंद्रिका ने क्या बनाया? राइबोसोम। राइबोसोम ने क्या बनाया? प्रोटीन बना दिया। तो भाई कौन किसकी फैक्ट्री हो गया? सर प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम हो गया, राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका हो गई। सर केंद्रिका किसने बनाई? बेटा केंद्रिका जो है वो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सर ये बनाता कौन है? सर ये बनाता कौन है? एकत्रीकरण होता है आरआरएनए और प्रोटीन का, कोई बनाता नहीं है। आरआरएनए प्रोटीन एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, सो ये सिंपल सी बात थी, याद रखनी है, भूलना जाइएगा। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी चीज केंद्र के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रोमैटिन। सर जी व्हाट इज दिस क्रोमैटिन? जरा देखिएगा, आपको एक जाल सा दिखाई देगा। आजा, हाँ आजा, एक बार आजा आजा। हाँ जी, क्या आपको ये चाउमीन दिख रही है? हाँ सर। सर आरआरएनए और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? शोभित तूने क्लास नहीं ली, मेरे को पता लग गया तू क्लास नहीं लेता, बिल्कुल नहीं लेता है ना शोभित। तूने बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देखे, ना योगेश सर के देखे, ना मेरे देखे। अगर देखे होते तो ऐसा फालतू प्रश्न ना पूछता। सर आरआरएनए कौन बनाता है? सर प्रोटीन कौन बनाता है? अरे बांगड़ू प्रोटीन कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? प्रोटीन कैसे बनता है? तूने प्रक्रिया नहीं पढ़ी? अनुलेखन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन कैसे बनता है नहीं पढ़ा?
सर जी केंद्रक द्रव्य बता तो दिया, केंद्रक द्रव्य और क्या बताऊं वे, केंद्रक द्रव्य में बता तो दिया, केंद्रक द्रव्य में खनिज मिल रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं, क्रोमेटिन मिल रहा है, केंद्रिका मिल रही है। हाँ जी, मेन चीज है कौन दोस्त यहाँ पर, ये क्रोमेटिन दोस्त, क्रोमेटिन। बता मेरे को जल्दी से, क्रोमेटिन की खोज किसने करी, फ्लेमिंग ने करी थी, अभिरंजित किया था, एक क्षारीय डाई से अभिरंजित किया था। वर्ड याद रखना, क्षारीय डाई, नीट में प्रश्न पूछा गया, छोटी छोटी चीजों को याद रख। फ्लेमिंग ने क्षारीय डाई का इस्तेमाल करके किसकी खोज करी थी, क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन एक जाल है, किसका बना हुआ है सर, ये क्रोमेटिन एक जाल है जो चाउमीन जैसा हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जाल सा दिखाई दे रहा है, ये जाल, ये क्रोमेटिन, ये क्या है। बहुत सिंपल तरीके से मैं तेरे से पूछता हूं दोस्त, ये एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर मेरे अंदर कितने गुणसूत्र है, तुमने बोला सर 46 गुणसूत्र है। कितने हैं 46, जिसमें से 23 किससे आए, मम्मी से आए, 23 किससे आए, पापा से आए। अंदर कितने 46 है, हाँ सर ये 46 कौन है, गुणसूत्र है। डन। अब इन 46 गुणसूत्रों को मैंने देखा, मैंने 46 में से एक गुणसूत्र निकाला। सर एक गुणसूत्र जो है वो एक गुणसूत्र किससे बना हुआ था, मैंने कहा आजा देखते हैं। ये जो बेटा एक गुणसूत्र जो था, ये एक गुणसूत्र जो है ये किससे बना हुआ है सर, ये एक गुणसूत्र 2 डीएनए के धागों से बना हुआ है। ये एक धागा, ये दूसरा धागा, और ये डीएनए के 2 धागे हैं। हाँ सर, ये डीएनए के क्या मिल रहे हैं गुरु, 2 धागे मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, डीएनए के क्या मिल रहे हैं, 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। इधर देख ले विवेक शर्मा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इधर देख ध्यान से। हाँ, ये डीएनए के 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये डीएनए के 2 धागे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज सिंगल धागा, ये सिंगल धागा दिखाई दे रहा है, ये डीएनए। हाँ गुरु दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ऐसे ये वाला भी दिखाई दे रहा है, हाँ ये वाला भी दिखाई दे रहा है। तो आपको 2 डीएनए के धागे दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, ये 2 डीएनए के धागे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक गुणसूत्र बना रहे हैं। इस धागे को क्या बोलेंगे, अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमैटिड, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमैटिड। क्या बोला, क्रोमैटिड। तो भाई साहब एक क्रोमैटिड ये रहा, दिस इज सिंगल क्रोमैटिड, ये भी एक क्रोमैटिड। तो 2 क्रोमैटिड मिलकर क्या बना रहे हैं सर, गुणसूत्र बना रहे हैं। हाँ जी, 2 क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहे हैं, गुणसूत्र बना रहे हैं। तो ये 2 क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहे थे, क्रोमोसोम बना रहे थे। जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया। सिंपल भाई, देख ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड मिलकर क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम बना रहे हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये अर्धगुणसूत्र, ये अर्धगुणसूत्र, आधा गुणसूत्र, आधा गुणसूत्र, 2 आधे गुणसूत्र मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा गुणसूत्र। सिंपल, डन, सिंपल सा था। अब इधर देख, अगर 46 गुणसूत्र हैं इस कोशिका में, तो मुझे बता एक गुणसूत्र को तूने 2 क्रोमेटिड से बनाया, तो 46 गुणसूत्र को तूने कितने क्रोमेटिड से बनाया। का सिंपल भाई, तूने इस एक गुणसूत्र को 2 क्रोमेटिड से बनाया है, तो 46 गुणसूत्र को तूने कितने से बनाया था सर, 92 क्या है, क्रोमेटिड हैं, यानी 92 क्या है, अर्ध गुणसूत्र हैं, है कि नहीं है। हाँ जी, 92 क्या है, क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र हैं। अब ये 92 क्रोमेटिड अर्ध गुणसूत्र जो होते हैं, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, ध्यान से सुनना, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, जब एक कोशिका विभाजन नहीं करती है, तो उस टाइम केंद्रक के अंदर ये जो 92 क्रोमेटिड जो थे, ये जाल बनाकर इस तरीके से फैले हुए हैं। और यही जाल बेटा, इसी जाल को गुरु, ये जो जाल जो है 92 क्रोमेटिड्स का जो अंदर मिल रहा है, इसी जाल को हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये जो जाल जो तुमको दिखाई दे रहा था यहां पर, ये जाल जो है, ये किसका है, ये क्रोमेटिन जाल है। और ये जाल ये जाल जो था, ये किससे बना हुआ था सर, ये क्रोमेटिन जाल बना होता है 92 क्रोमेटिड से। कब, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है। ठीक है, जब कोशिका विभाजन नहीं करती है, तो उस टाइम ये 92 क्रोमेटिड्स फैले हुए हैं।
और पता है जब कोशिका विभाजन करती है तो ये 92 क्रोमेटिड्स में दो 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 ये जाल क्या हो जाएगा, संघनित हो जाता है। संघनित का मतलब कंडेंसेशन हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इस तरीके से क्या बना देता है, गुणसूत्र बना देता है। तो आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या क्रोमेटिन जाल संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है? ये देख, ये तेरे को ये क्रोमेटिन जाल दिख रहा है, ये क्रोमेटिन जाल था, हाँ यही क्रोमेटिन जाल संघनित होकर क्या बनेगा, सिकुड़ कर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये जो क्रोमेटिन जो होता है बेटा, ये जो क्रोमेटिन जो होता है, ये क्रोमेटिन दो प्रकार का होता है। ये क्रोमेटिन जाल जो होता है, इस क्रोमेटिन जाल में क्रोमेटिन आपने बोला सर क्रोमेटिन जो होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। मैंने कहा यस। अब ये क्रोमेटिन जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। सीधा सीधा सब क्रोमेटिन किससे बना हुआ था, जल्दी से मुझे बता सर, क्रोमेटिन किससे बना हुआ था? मैंने बोला सर क्रोमेटिन जो था वो किससे बना हुआ है, क्रोमेटिड से। क्रोमेटिड क्या था भैया, क्रोमेटिड जो था डीएनए का धागा था। अब ये डीएनए के धागे इतने लंबे होते हैं कि कोशिका के अंदर फिट नहीं हो पाते, तो इन डीएनए को हम किसी के ऊपर लपेटते हैं। किसके ऊपर लपेटते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन नामक कुछ संरचनाएं होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आप इस डीएनए को, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आप इस डीएनए को लपेट देते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कौन है बेटा, ये हिस्टोन प्रोटीन है और इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपने किसको लपेट दिया है, डीएनए को, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा है दोस्त, बहुत लंबा है। तो ये जो संरचना जो होती है, इस संरचना को, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं ये जो संरचना जो आपको दिखाई दे रही थी, ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये डीएनए लिपटा हुआ है, ये डीएनए जो है ये लिपटा हुआ है, ये डीएनए जो है गुरु ये लिपटा हुआ है, ये लिपटा हुआ है। तो अब जरा सोचिए, जो क्रोमेटिड जो आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड में क्या चीजें मिल रही हैं सर, क्रोमेटिड में डीएनए मिल रहा है और वो डीएनए लिपटा हुआ है किसके ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। तो भाई साहब क्रोमेटिन जाल किससे बना हुआ है सर, क्रोमेटिन जाल 92 क्रोमेटिड से बना हुआ है। भैया क्रोमेटिड जो है वो किससे बना हुआ है सर, क्रोमेटिड जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। और याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ कुछ और प्रोटीन भी होते हैं। क्या, ये जो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन, इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ बीच में कुछ और प्रोटीन्स भी यहाँ पर शामिल होते हैं और इन प्रोटीन को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, नॉन हिस्टोन सिंपल प्रोटीन बोल देते हैं। क्या सर समझ नहीं आया? मैंने कहा वापस से सुन। क्या, ये कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, इसके ऊपर कौन लिपटा हुआ है, डीएनए। मेन कौन था, हिस्टोन प्रोटीन, और कौन था, डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मिलकर क्या कहला रहा है, न्यूक्लियोसोम, 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 न्यूक्लियोसोम। मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ कुछ और प्रोटीन्स भी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। सो कुल मिलाकर आपका क्रोमेटिड जो होता है वो किससे बना होता है, डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और कुछ नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। मेन ये दोनों चीजें होती हैं। सो साहब ये है क्रोमेटिड, किससे बना हुआ है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, साथ साथ कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिड, क्रोमेटिड कितने, दो क्रोमेटिड ने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। तो क्रोमेटिन का जो जाल है वही क्या बनाएगा, गुणसूत्र बनाएगा। क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यू क्रोमेटिन वो होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन वो होते हैं। यू क्रोमेटिन वो जिसमें डीएनए की मात्रा कंपैरेटिवली प्रोटीन से क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, और हेटेरोक्रोमेटिन जिसमें डीएनए की मात्रा कंपैरेटिव कम मिलती है और प्रोटीन की मात्रा क्या मिलती है, कंपैरेटिवली ज्यादा मिलती है। तो आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय कौन सा होता है, तो आनुवांशिक रूप से ज्यादा सक्रिय ये होते हैं, कौन, ये ज्यादा सक्रिय होते हैं, ये ज्यादा सक्रिय होता है। अरे ढीला प्रोटीन, अरे भाई मेरे यहाँ पर ढीला और हल्का नहीं मेरे दोस्त, भाई यू क्रोमेटिन जिसमें डीएनए की मात्रा ज्यादा है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। प्रोटीन कम है, डीएनए ज्यादा लिपटा हुआ है, ज्यादा 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 ज्यादा। और हेटेरोक्रोमेटिन जिसमें प्रोटीन ज्यादा, डीएनए कम है। बस
अब यहां पर हम डाई डालते हैं, कुछ स्पेसिफिक डाई होते हैं जो प्रोटीन का संघनन करती हैं। तो वो डाई जब संघनन करती हैं जो प्रोटीन को संघनित करती हैं, ऐसी कुछ स्पेशल डाई होती हैं जो प्रोटीन को रंजित करती है, संघनन नहीं रंजित करती है। जब प्रोटीन यहाँ कम है तो इसका अभिरंजन हल्का होता है, इसका अभिरंजन गाढ़ा होता है, तो इसका अभिरंजन गाढ़ा होता है। और यही गाढ़ा अभिरंजन मादाओं में जो 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक एक्स गुणसूत्र यूक्रोमेटिन से बना होता है, एक एक्स गुणसूत्र हेट्रोक्रोमेटिन से बना होता है। यही हेट्रोक्रोमेटिन वाला जो गुणसूत्र होता है इसको बार बॉडी बोलते हैं। आरएनए एंजाइम होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं। आरएनए सर प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन होता है? नहीं बेटा, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। वहां पर पैकेजिंग जो होती है ना, वो जो डीएनए जो लपेटा जाता है वो कौन कराता है? आरएनए और पॉलीअमीन्स कराते हैं। पूनम कुमारी याद रखना, कौन? आरएनए और पॉलीअमीन्स होते हैं, पॉलीअमीन्स होते हैं जो डीएनए की पैकेजिंग कराते हैं। यहां पर यूकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग कौन कराता है? ये आप वंशागति के आणविक आधार चैप्टर में भी पढ़ते हैं। यहां पर यूकैरियोट्स में कौन कराता है? हिस्टोन प्रोटीन करवाने में हेल्प करता है। हाँ जी, 11th का 7th चैप्टर कब पढ़ाओगे? यार तुम कौन हो भाई साहब? रेणुका, तुमको पता है हमने ये पढ़ा दिया है 7th चैप्टर। सर आरंभ बैच में 7th चैप्टर कब पढ़ाओगे? 7th चैप्टर तुमको पता भी 11th क्लास का कौन सा है? प्राणियों का संरचनात्मक संगठन है ना, करा दिया है बेटा, डाल दिया है। हाँ जी सर, हमारे अंदर कितने ग्राम डीएनए होता है? भाई साहब हमको नहीं पता, देखो। हाँ लंबाई पता है हमको, इतनी लंबाई होती है कि पृथ्वी के तुम 3 चक्कर काट लोगे। चलो अब फटाफट जल्दी से एक चीज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ये जो गुणसूत्र जो थे बेटा, इस गुणसूत्र के हम 4 प्रकार पढ़ते हैं। ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, मतलब ये गुणसूत्र के ये जो बीच वाला भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। और ये क्या होती है? भुजाएं होती हैं। अब इस आधार पर आपका ये जो गुणसूत्र जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कहाँ गया भैया गुणसूत्र के 4 प्रकार? कहाँ गए? मैं लाया हूं कि नहीं लाया? रह गया क्या डायग्राम? रह गया क्या? लाया हूं कि लाया हूं? हाँ ये रहा। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है मध्य केंद्री, एक होता है उपमध्य केंद्री, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। एक होता है बेटा जी आपका अग्रबिंदुक होता है, अग्रबिंदुक। और एक होता है अंत्य केंद्री, है ना। यहाँ पर फीबोसेंट्रिक की जगह टीलोसेंट्रिक कर देंगे तो अच्छा होगा। ये एक्रोसेंट्रिक होता है। तो भाई साहब सीधा सीधा अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्रीय। एक छोटी हो जाती है, एक बड़ी हो जाती है, यानी ये सेंट्रोमियर खिसक जाता है। कौन? गुणसूत्र बिंदु अगर खिसक जाता है तो एक भुजा छोटी होती है, एक भुजा बड़ी हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक, उपमध्य केंद्रीय। फिर इसके बाद और छोटी हो जाती है और दूसरी वाली और लंबी हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, अग्रबिंदु। और लास्ट वाली होती है टीलोसेंट्रिक, अंत्य केंद्रीय, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर होती है और लास्ट वाली बिल्कुल लंबी होती है। सो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर आपके 4 प्रकार के क्या होते हैं दोस्त? याद रखना, कौन? गुणसूत्र होते हैं। यस, नीट में 2022 में यहां से प्रश्न आया है, बिल्कुल आया है। आरंभ 2 में नहीं कराया था। अरे तो बेटा आरंभ 2, अब मेरे को थोड़ा ना पता तो कुछ में आरंभ 1 में, आरंभ 2 में। अब मेरे को इतना थोड़ा इतना याद है कि आरंभ 1 में गया, आरंभ 2 में गया। जिसमें भी गया चला गया। आरंभ 2 में कब आएगा? आ जाएगा, जब आना होएगा आ जाएगा। ठीक है जी, ये हिस्टोन विस्टोन प्रोटीन ये सब कुछ बता दिया है। 23 जोड़ी ये सब कुछ पैकेजिंग वैकेजिंग डन। ये इतना सही था। एक लास्ट में इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है, वो आता है सूक्ष्म काय। सूक्ष्म काय जो होते हैं इनको माइक्रो बॉडी बोलते हैं। सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। ये जो माइक्रो बॉडी जो होते हैं ये थैलियां होती है जिसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं और ये पौधे और जंतु दोनों में मिलते हैं। मेरे को पता है आपने जब लेक्चर लिया होगा, आपको योगेश सर ने भी और मैंने तो पढ़ाया नहीं था ये, कसम से। मैंने सिर्फ नाम बताया था कि ये माइक्रो बॉडीज जो है 3 प्रकार की होती है। एक होता है पेरोक्सिसोम्स, एक होता है आपका स्फीरोसोम्स, मैंने कुछ नाम लिए भी थे, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्फीरोसोम्स, है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम और स्फीरोसोम्स, है ना। ये नाम लिए थे मैंने सिर्फ, शायद योगेश सर ने इनको डिटेल में शायद पढ़ाया भी हुआ है ना, आई थिंक। सो यहां से अगर प्रश्न बनता है तो सिर्फ एक चीज से, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं? सिंगल आवरण से, याद रखना, एकल झिल्ली से आवृत सूक्ष्म थैलियां होती हैं जिनके अंदर एंजाइम मिलते हैं, जो प्लांट्स और प्रोटीन, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। इनके जो 3 प्रकार है उनमें से सिर्फ एक याद रखना है, पेरोक्सिसोम। क्यों सर ग्लाइऑक्सिसोम क्यों नहीं याद रखना? क्योंकि ग्लाइऑक्सिसोम अभी तक पूछा नहीं गया है। और एक स्फीरोसोम भी होता है, उससे भी पूछा नहीं गया है। इससे पूछा गया क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी में पुष्पीय पादपों में
सॉरी 11th क्लास की एनसीईआरटी में उच्च पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर जो है, कौन सा, प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है, वहां पर ये वर्ड आता है कौन, पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एक प्रकार की सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडी होती है, याद रखना, भूल ना जाइएगा, ठीक है। सो आई होप आपको योगेश सर ने ये पढ़ाया होगा, एक बार पढ़ लीजिएगा इस चीज को। बाकी इतना डिटेल में कोई जाने की जरूरत है नहीं कि इसका क्या होता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है, बस पेरोक्सिसोम याद रखना। ये एक प्रक्रिया में यूज में आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश श्वसन बोलते हैं। तो प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर ग्लाइकोकोलेट या ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म होता है, C2 साइकिल होती है। प्रकाश श्वसन जो संपन्न कराने के लिए पेरोक्सिसोम की जरूरत होती है। हाँ जी सर, 11th के एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे हैं, अब ये मत बोलो भाई साहब, अब नहीं है ये समय फालतू की चीजें बोलने का, याद नहीं हो रहे हैं और वो नहीं हो रहे हैं, अब नहीं है बेटा ये समय। अब जितना कर सकते हो उतना करो, चाहे दिन एक, हाँ ओलियोसोम भी होते हैं, कई सारे होते हैं। हाँ जी, अब अगला चैप्टर कौन सा आएगा, अगला चैप्टर जो है जनन वाली इकाई करा दूंगा, ठीक है जी। हाँ जी, द्वितीय संकीर्णन क्या होता है बेटा, द्वितीय संकीर्णन टाइम भी हो गया। देख, क्रोमोसोम एक्चुअली इस तरीके से होते हैं, ये डीएनए होता है, डीएनए के दो धागे दिखाई दे रहे हैं, हाँ। इन डीएनए के दो धागे जो होते हैं, जिनको हमने क्या बोला था, क्रोमेटिड बोला था ना, इनके ऊपर एक आवरण चढ़ता है, इस आवरण को हम बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। अब इस पेलिकल में एक घुमाव पैदा होता है और उस घुमाव के कारण ये संरचना ऐसी हो जाती है, ठीक है। क्या है इसके अंदर, दो धागे हैं डीएनए के, हाँ जी। और पता है ये जो डीएनए के जो दो धागे हैं ना, इन दोनों धागों के बीच में यहां पर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है काइनेटोकोर, जो प्रोटीन की होती है, प्रोटीन की बनी होती है काइनेटोकोर, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ जो मुड़ा है भाग, क्या ये सबसे पहला मुड़ने वाला भाग है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ही क्या होता है, घुमाव, अंदर की तरफ मुड़ जाना। प्राइमरी मतलब प्रथम बार अंदर की तरफ मुड़ा था ये संरचना, यहां से इस जगह को, ये जगह जो है जहां पर ये सबसे पहली बार मुड़ती है, ये जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। डन। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं, इनमें कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज के कारण ये एक दूसरे से और दूर भागते हैं, ये वाला और दूर भागता है, तो ये संरचना जो होती है वो किस तरीके से बन जाती है बेटा, ये संरचना यहां पर बना देता हूं, ये संरचना इस तरीके से हो जाती है, जिसमें ये इस तरीके से बनता है। तो ये कौन था बेटा, ये था हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, अंदर की तरफ मोड़, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर में जो दो क्रोमेटिड है ना, क्रोमेटिड, उनके बीच में क्या मिलते हैं, काइनेटोकोर। और जो तर्कु तंतु जो आते हैं ना, वो तर्कु तंतु इन्हीं काइनेटोकोर से आकर जुड़ते हैं। याद रखना, नीट में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहां पर मिलता है, कुछ स्पेसिफिक गुणसूत्रों पर मिलता है, छठे पर मिलता है, 11वें पर मिलता है, 15वें पर मिलता है, 21वें पर मिलता है। क्या होता है, इस जगह को बोलते हैं NOR। क्या बोला जाता है, NOR बोला जाता है। क्या, ये जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोला जाता है। ये क्या होता है बेटा, ये कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस आकर फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद फिर ये यहां से अलग हो जाता है। जब ये यहां से अलग हो जाता है तो ये दरार जो होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है।